प्रणाम मित्रों। कुलदीप भगत ऑनलाइन क्लासेस में पुनः स्वागत है आपका। आज अपन बात करेंगे जर्मनी का एकीकरण। इससे पहली वाली क्लास में अपन ने इटली का एकीकरण देखा था। आज अपन देखेंगे जर्मनी का एकीकरण। देखिए साहब, जर्मनी के एकीकरण के संदर्भ में अपन बात करेंगे। जर्मनी का एकीकरण प्रारंभ में इटली की भांति जर्मनी भी अनेक राज्यों में विभाजित था। अनेक राज्यों के अंदर क्या था, विभक्त था या बटा हुआ था। नेक्स्ट देखेंगे स्लेस्विग और होलिस्टाइन पर। स्लेस्विग और होलिस्टाइन होल्स्टाइन पर डेनमार्क का अधिकार था। डेनमार्क का अधिकार। उत्तर जर्मन राज्यों पर ऑस्ट्रिया का अधिकार था। उत्तर जर्मन राज्यों पर ऑस्ट्रिया का अधिकार था। दक्षिण जर्मन राज्यों पर फ्रांस का अधिकार था। दक्षिण राज्यों पर फ्रांस का अधिकार था। 1806 में नेपोलियन ने 16 जर्मन राज्यों का एक संघ बनाकर संघ बनाया, जिसे राइन संघ कहा गया। राइन संघ कहा गया। और जर्मनी में प्रथम बार एकता की भावना का क्या हुआ, विकास हुआ। नेक्स्ट है वियना कांग्रेस ने 1915 में। वियना कांग्रेस ने 1815 में 39 जर्मन राज्यों का एक परिसंघ बनाया, जिसका उद्देश्य जर्मन में राष्ट्रवाद को दबाना था। इसका जो उद्देश्य था, जर्मन के अंदर राष्ट्रवाद को दबाना इसका उद्देश्य था। 1817 में बार्टबर्ग में जेना विश्वविद्यालय के छात्रों ने एक राष्ट्रवादी समारोह का आयोजन किया। इसके बाद में है कार्लसवाद के आदेश है। ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिक
मेटरनिख ने जर्मनी के राष्ट्रवादियों का दमन करने के लिए जर्मन राज्य परिषद का दमन करने के लिए एक सम्मेलन या सभा बुलाई गई, जिसे कार्लसवाद के आदेश के नाम से जाना जाता है। जर्मनी के एकीकरण में बाधक तत्व प्रोफेसर लिप्सन के अनुसार नेपोलियन के निरंतर युद्धों के कारण जर्मन जनता और सैनिकों में स्थिरता आ गई। इटली की भांति जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया का हस्तक्षेप सबसे बड़ी बाधा थी। प्रोफेसर लिप्सन कहता है, देखिए साहब, इटली की भांति जर्मनी भी अनेक राज्यों के अंदर बटा हुआ था। स्लेस्विग और होल्स्टाइन के ऊपर डेनमार्क का अधिकार था, उत्तर जर्मन राज्यों पर ऑस्ट्रिया का अधिकार था और दक्षिण राज्यों पर फ्रांस का अधिकार था। 1806 के अंदर नेपोलियन ने 16 जर्मन राज्यों का परिसंघ बनाया, जिसे राइन संघ के नाम से जाना जाता है। वियना कांग्रेस ने 1815 में 39 जर्मन राज्यों का एक परिसंघ बनाया, जिसका उद्देश्य था जर्मन राष्ट्रवाद को दबाना। इसका उद्देश्य था 1817 के अंदर बार्टबर्ग में जेना विश्वविद्यालय के छात्रों ने एक राष्ट्रवादी समारोह का आयोजन किया। जेना विश्वविद्यालय में एक राष्ट्रवादी समारोह का आयोजन किया गया। कार्लसवाद के आदेश से ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिख ने जर्मनी के राष्ट्रवादियों का दमन करने के लिए एक सम्मेलन बुलाया, जिसे कार्लसवाद के आदेश के नाम से जाना जाता है। जर्मनी के एकीकरण में बाधक तत्व हैं, इनमें देखिए प्रोफेसर लिप्सन हैं। ये क्या कहते हैं, नेपोलियन के निरंतर युद्धों के कारण जर्मन जनता और सैनिकों में स्थिरता आ गई। इटली की भांति जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया का हस्तक्षेप है, ये सबसे बड़ा था। यानी इटली और जर्मनी के अंदर बाधक जो तत्व था एकीकरण का, वो कौन था? ऑस्ट्रिया था। देखिए आगे अपन देखिए एकीकरण में सहायक तत्व। एकीकरण में सहायक तत्व एकीकरण में सहायक तत्व है, ये देखेंगे आप। एक तो है बौद्धिक तथा वैचारिक आंदोलन, एक नंबर पे बौद्धिक तथा वैचारिक आंदोलन। बौद्धिक तथा वैचारिक आंदोलन हिगल ने राज्य की
भौमिकता का सिद्धांत दिया। सार्वभौमिकता का सिद्धांत तृतीय सखे ने घोषणा की। तृतीय सखे ने घोषणा की कि हमारे पास कोई पितृभूमि नहीं है, केवल होहेन जोरलन ही हमें पितृभूमि दे सकता है। ये वंश है होहेन-जोरलन। फिक्टे डोलमैन, बोमर, हासर आदि की रचनाओं ने जर्मनी के अंदर राष्ट्रवाद को बढ़ावा दिया। किसको बढ़ावा दिया? राष्ट्रवाद को बढ़ावा दिया। आगे देखिए, आगे अपन बात करें तो है 2 नंबर पे देखिए, जोलवेरिन संघ है। प्रशा ने 1819 में प्रथम बार स्वार्जनबर्ग सौंदर्य शोषण नामक छोटे से राज्य के साथ सीमा शुल्क संबंधी संधि करके जोलवेरिन या सीमा शुल्क आर्थिक संघ की स्थापना की। नेक्स्ट है, यह एक आर्थिक संस्था थी। यह एक आर्थिक संस्था थी। 1850 तक संपूर्ण जर्मनी इस आर्थिक संघ में शामिल हो गई। केटलबी के अनुसार जोलवेरिन के निर्माण ने भविष्य में प्रशा के नेतृत्व में जर्मनी के एकीकरण का मार्ग खोल दिया। यानी प्रशा के नेतृत्व में किसका एकीकरण हुआ? जर्मनी का एकीकरण हुआ। नेक्स्ट है औद्योगिक विकास। 3 नंबर पे अपन देखें तो है औद्योगिक विकास, यानी प्रशा में औद्योगिक क्रांति का प्रसार हुआ। प्रशा में
औद्योगिक क्रांति का प्रसार हुआ। औद्योगिक क्रांति का क्या हुआ साहब? प्रसार हुआ। देखिए, जर्मनी का एकीकरण, इसके अंदर सहायक तत्व देखेंगे तो बौद्धिक और वैचारिक आंदोलन। हिगल के द्वारा राज्य की सार्वभौमिकता का सिद्धांत दिया गया। त्रित सखे ने घोषणा की कि हमारे पास पितृभूमि नहीं है, केवल होहेन-जोर्लन एक वंश है, यही हमें क्या दिला सकता है? पितृभूमि दिला सकता है। फिक्टे, डोलमैन, बोमर, हाशर आदि की रचनाओं ने जर्मनी के अंदर राष्ट्रवाद की भावना भर दी। जोल्बरिंग एक संघ है, ये देखिए पर्सा ने 1819 में प्रथम बार सोल्जनबर्ग शोसन नामक छोटे से राज्य के साथ में सोल्जबर्ग सौंदर शोसन नामक छोटे से राज्य के साथ में सीमा शुल्क संबंधी संधि की, और ये जो संधि है इसे ही जोल्बरन या सीमा शुल्क आर्थिक संघ के नाम से जाना जाता है। इसकी स्थापना होती है। जोल्बरन है, यह एक आर्थिक संस्था थी। 1850 तक संपूर्ण जर्मनी है इस आर्थिक संघ में शामिल हो जाती है। कैटलबी के अनुसार देखें, जोल्बरन के निर्माण ने भविष्य में प्रसा के नेतृत्व में जर्मनी के एकीकरण का मार्ग है यह खोल दिया। अब देखिए, औद्योगिक विकास, प्रसा में औद्योगिक और क्रांति का प्रसार है यह शुरू हुआ। आगे देखिए, फ्रैंकफर्ट की संसद। फ्रैंकफर्ट की संसद 4 नंबर पे देखिए, 1848 की क्रांति था फ्रैंकफर्ट की संसद। 1848 की क्रांति व फ्रैंकफर्ट संसद, फ्रैंकफर्ट की संसद। देखिए साहब, प्रसा का प्रतिनिधित्व है यह है बिस्मार्क ने किया था इस संसद में। 1848 में 1848 के अंदर संपूर्ण जर्मनी के राज्यों की संसद का फ्रैंकफर्ट में एक अधिवेशन हुआ। ऑस्ट्रिया के भय से यह संसद असफल रही। इस समय प्रसा का शासक प्रसा का जो शासक था फ्रेडरिक विलियम चतुर्थ था, जो संवैधानिक तंत्र के स्थान पर निरंकुश राजतंत्र में विश्वास करता था। अतः उसने जर्मन साम्राज्य का राजमुकुट अस्वीकार कर दिया। अतः उसने जर्मन
साम्राज्य का राजमुकुट अस्वीकार कर दिया। जर्मन साम्राज्य का राजमुकुट है यह अस्वीकार कर दिया, अस्वीकार कर दिया। 1861 में फेडरिक के स्थान पर विलियम प्रथम 1861 में प्रशा का शासक है यह विलियम प्रथम बना। जर्मन का एकीकरण विलियम के नेतृत्व में हुआ। जर्मन का एकीकरण किसके नेतृत्व में हुआ? विलियम के नेतृत्व में। विलियम के नेतृत्व में जर्मन का एकीकरण हुआ। नेक्स्ट है विलियम प्रथम ने युद्ध मंत्री फानरून के नेतृत्व में, विलियम प्रथम ने युद्ध मंत्री जिनका नाम है फानरून, फानरून के नेतृत्व में प्रशा की सेना का पुनर्गठन किया। विलियम प्रथम ने बिस्मार्क को बुलाया और 1862 में अपना प्रधानमंत्री नियुक्त किया। बिस्मार्क ने कहा जर्मनी के एकीकरण, बिस्मार्क ने कहा जर्मनी का एकीकरण भाषणों से नहीं वरन प्रशा के नेतृत्व में रक्त व तलवार की नीति से होगा। ये बिस्मार्क ने कहा था एकीकरण के बारे में। बिस्मार्क ने विलियम प्रथम को कहा श्रीमान के साथ नष्ट हो जाऊंगा, पर संसद के साथ संघर्ष में आपका साथ नहीं छोड़ूंगा। ये कथन है, ये किसका है साहब? बिस्मार्क का है। आगे देखिए, भी 1848 की क्रांतिकारी अपन बात कर रहे हैं जर्मनी के एकीकरण के अंदर क्रांति को प्रभावित करने वाले तत्व है। 1848 की क्रांति व फ्रैंकफर्ट संसद। प्रशा का प्रतिनिधित्व किसने किया था इस संसद के अंदर? बिस्मार्क ने किया था। 1848 में संपूर्ण जर्मनी राज्यों के संसद की फ्रैंकफर्ट नामक स्थान पर एक अधिवेशन हुआ था, इसलिए इसे फ्रैंकफर्ट की संसद कहते हैं। ऑस्ट्रिया के भय के कारण यह संसद क्या रही? असफल रही। इस समय प्रशा का शासक फेडरिक विलियम चतुर्थ था, जो संवैधानिक तंत्र के स्थान पर निरंकुश राजतंत्र में विश्वास करता था और इसने जर्मन साम्राज्य के राजमुकुट को अस्वीकार कर दिया। 1861 के अंदर फेडरिक विलियम की मृत्यु के बाद में प्रशा का शासक विलियम प्रथम बना और जर्मनी का एकीकरण है इसी के नेतृत्व में हुआ, विलियम प्रथम के नेतृत्व में। इसने अपना युद्ध मंत्री है ये फानरून के नेतृत्व में प्रशा की सेना का पुनर्गठन किया और विलियम प्रथम ने बिस्मार्क को बुलाकर अपना 1862 में प्रधानमंत्री बना दिया। बिस्मार्क है ये बिस्मार्क ने कहा था जर्मनी का एकीकरण
भाषणों से नहीं वरन रक्त और तलवार से की नीति से होगा। बिस्मार्क ने विलियम प्रथम के बारे में कहा, श्रीमान के साथ नष्ट हो जाऊंगा, संसद के साथ संघर्ष में आपका साथ नहीं छोड़ूंगा। इंपॉर्टेंट कथन है इसका ये बिस्मार्क का, क्योंकि बिस्मार्क के द्वारा ही जर्मनी का एकीकरण है ये किया गया और महत्वपूर्ण भूमिका निभाई गई। आगे देखिए, नेक्स्ट देखिए, बिस्मार्क इस बात को जानता था, बिस्मार्क है ये इस बात को जानता था, इस बात को जानता था कि फ्रांस, इंग्लैंड, रूस, ऑस्ट्रिया आदि यूरोपीय शक्तियां जर्मनी एकीकरण को कभी नहीं मानेंगी, कभी नहीं मानेंगी। ये बिस्मार्क की राय थी। अब देखिए जर्मनी के एकीकरण का प्रथम चरण, जर्मनी के एकीकरण का प्रथम चरण में देखिए, जनवरी 1863 में पोलैंड द्वारा रूस के विरुद्ध विद्रोह के समय इंग्लैंड, फ्रांस और ऑस्ट्रिया ने रूस की नीति की आलोचना की। बिस्मार्क ने राष्ट्रीय हितों को देखते हुए पोलैंड की बजाय रूस का साथ दिया। पोलैंड की बजाय किसका साथ दिया? रूस का साथ दिया। बिस्मार्क ने अपना विशेष दूत भेजकर जिसका नाम है जनरल वान आल्वन स्लेवन को रूस से 1863 में क्या कर ली साहब? संधि कर ली। अब देखिए डेनमार्क का युद्ध। डेनमार्क का युद्ध 1864 किन किन के साथ में है? पर्सा वर्सेस डेनमार्क। इसमें क्या होता है? स्लेस्विग व होलेस्टाइन डेनमार्क और जर्मनी के बीच ये जो थी, डेनमार्क और जर्मनी के बीच डचियां थी जिन पर किनका शासन था? डेनमार्क का शासन था। होलेस्टाइन
जर्मन परिसंघ का सदस्य था तथा जर्मन परिसंघ का सदस्य था तथा यहां पर अधिकांश जो जनता थी यह जर्मन थी। अधिकांश जनता क्या थी? जर्मन थी। स्लेस्विग में भी जर्मन जो थे ये बहुमत में थे। डेनमार्क की संसद ने, आगे देखेंगे, एक बार इसको दोबारा देखें। देखिए साहब, बिस्मार्क है यह जानता था कि फ्रांस, इंग्लैंड, रूस, ऑस्ट्रिया जो यूरोपीय शक्तियां हैं ये जर्मनी के एकीकरण को नहीं मानेंगी। ये बिस्मार्क अच्छी तरह जानता था। प्रथम चरण देखें। जनवरी 1863 में पोलैंड द्वारा रूस का क्या किया गया? रूस के विरुद्ध विद्रोह के समय इंग्लैंड, फ्रांस, ऑस्ट्रिया ने रूस की नीति का क्या किया? आलोचना की। बिस्मार्क ने राष्ट्रीय हितों को देखते हुए पोलैंड के बजाय किसका साथ दिया? रूस का साथ दिया। बिस्मार्क ने अपना विशेष दूत भेजकर, जिसका नाम था जनरल वॉन आल्वन स्लेवन, को भेजकर रूस के साथ में 1863 में क्या कर ली साहब? संधि कर ली। अब देखिए डेनमार्क का युद्ध 1864 में किस किस के मध्य? प्रशा और डेनमार्क के मध्य हुआ। स्लेस्विग और होलिस्टाइन नामक दो डचियां थी, यानी छोटे क्षेत्र, दो डचियां थी जिनके ऊपर ये जो डचियां जो थी ये डेनमार्क और जर्मनी के बीच की डचियां थी। डची मतलब छोटा क्षेत्र हो गया, जिन पर किसका शासन था? डेनमार्क का शासन था। शासन किसका था? डेनमार्क का। अब देखिए होलेस्टाइन है ये जर्मन परिसंघ का सदस्य था और अधिकांश जनता क्या थी? जर्मन थी। स्लेस्विग में भी जर्मन जनता जो थी ये बहुमत में थी। आगे देखिए, डेनमार्क और प्रशा युद्ध की बात अपन कर रहे हैं। डेनमार्क और प्रशा युद्ध की बात कर रहे हैं। देखिए सब, डेनमार्क की संसद ने, डेनमार्क है, डेनमार्क की संसद ने 13 नवंबर 1863 को एक नया संविधान बनाकर दोनों प्रदेशों को अपना अंग बना लिया। 1864 में ऑस्ट्रिया व प्रशा की संयुक्त सेना ने डेनमार्क को हरा दिया और संधि होगी वियना की संधि 1864 के अंदर, अक्टूबर 1864 के अंदर। किन किन के मध्य होगी? प्रशा, ऑस्ट्रिया और डेनमार्क के मध्य होंगी। इस संधि के द्वारा डेनमार्क ने होलेस्टाइन और स्लेस्विंग की डचियां तथा लाइनबर्ग की
डचियां जो है प्रसा व ऑस्ट्रिया को सौंप दी। अब है गेस्टाइन समझौता। गेस्टाइन समझौता 14 अगस्त 1865। गेस्टाइन समझौता ऑस्ट्रिया व प्रसा के मध्य, ऑस्ट्रिया व किसके मध्य? प्रसा के मध्य। इस समझौते के तहत स्लेस्विग व होल्स्टाइन को लेकर प्रसा व ऑस्ट्रिया के मध्य हुआ, जिसमें स्लेस्विग है, स्लेस्विग ये किसको मिल गया? प्रसा को मिला, प्रसा को मिला, तथा होल्स्टाइन है, ये किसको मिला? ऑस्ट्रिया को मिला। लाइनबर्ग है को प्रसा ने खरीद लिया। इसमें प्रसा का सम्राट है, ये विलियम प्रथम था। प्रसा का सम्राट कौन था? विलियम प्रथम था। और ऑस्ट्रिया का सम्राट कौन था? फ्रांसिस जोसेफ था। फ्रांसिस जोसेफ था। केटलबी के अनुसार, इतिहासकार केटलबी है, इसके अनुसार यह है बिस्मार्क की कूटनीतिक विजय थी। ये केटलबी कहते हैं इस समझौते के बारे में। नेक्स्ट है बिस्मार्क ने गेस्टाइन समझौते के बारे में कहा, हमने इस समझौते के द्वारा जमीन की दरार को कागज से ढक दिया। गेस्टाइन समझौते के बारे में किसके कथन है साहब? बिस्मार्क के कथन है। यह समझौता ऑस्ट्रिया और प्रसा के युद्ध का भावी आधार भी बना। देखिए दूसरा चरण देखेंगे, पहले इसको दोबारा देखते हैं। डेनमार्क की संसद। डेनमार्क की संसद ने 13 नवंबर 1863 को एक नया संविधान बनाया और संविधान के तहत स्लेस्विग और होल्स्टाइन नामक दोनों प्रदेशों का अपना अंग बना लिया। 1864 में ऑस्ट्रिया व प्रसा की संयुक्त सेना ने डेनमार्क को हरा दिया और एक संधि होती है वियना की संधि अक्टूबर 1864 के अंदर। किन किन के मध्य? प्रसा, ऑस्ट्रिया और डेनमार्क के मध्य। डेनमार्क ने होल्स्टाइन और स्लेस्विग की डचियां तथा लाइनबर्ग की डचियां हैं, ये प्रसा और ऑस्ट्रिया को क्या कर दी? सौंप दी। अब प्रसा और ऑस्ट्रिया के अंदर इन डचियों का जो बंटवारा होगा वो कौन सी संधि के द्वारा होगा? गेस्टाइन समझौते के द्वारा होगा। कब का है? इंपोर्टेंट समझौता है, 14 अगस्त 1865 का। 14 अगस्त 1865 का समझौता है गेस्टाइन समझौता, ऑस्ट्रिया और प्रसा के मध्य। इस समझौते के तहत स्लेस्विग किसको मिला? प्रसा को। होल्स्टाइन किसको मिला? ऑस्ट्रिया को। लाइनबर्ग को प्रसा ने खरीद लिया। प्रसा का शासक इस समय कौन था? विलियम प्रथम। ऑस्ट्रिया का शासक कौन था? फ्रांसिस जोसेफ। केटलबी के अनुसार इस समझौते को केटलबी क्या कहते हैं? यह बिस्मार्क की कूटनीतिक विजय थी। इस समझौते को बिस्मार्क क्या कहता है? हमने इस समझौते के द्वारा जमीन की दरार को कागज से ढक दिया। इंपोर्टेंट कथन है किसका? बिस्मार्क का। अब देखेंगे अपन जर्मनी का दूसरा चरण। प्रथम चरण देख लिया। प्रथम चरण के अंदर जर्मनी है या प्रसा है, इसको स्लेस्विग और आपका स्लेस्विग प्राप्त हुआ। लाइनबर्ग को इसने खरीद लिया, यानी 2 क्षेत्र प्राप्त हो गया, यानी पहला चरण इसका कंप्लीट हुआ। अब देखेंगे
दूसरे चरण की प्रमुख बातें। देखिए साहब, दूसरा चरण, दूसरा चरण, दूसरे चरण में देखेंगे सेडोवा का युद्ध हुआ। सेडोवा का युद्ध हुआ 3 जुलाई 1866। 1866 परसा और ऑस्ट्रिया के मध्य, परसा वर्सेस किसके मध्य? ऑस्ट्रिया के मध्य, जिसमें विजय किसकी होती है? ऑस्ट्रिया की। सेडोवा के युद्ध से पहले बिस्मार्क ने, सेडोवा के युद्ध से पहले बिस्मार्क ने, बिस्मार्क ने ऑस्ट्रिया को मित्रहीन बना दिया, मित्रहीन बना दिया। इस समय फ्रांस का शासक, फ्रांस का शासक है नेपोलियन थर्ड ने, नेपोलियन थर्ड से बियार्टीज, बियार्टीज नामक स्थान पर भेंट करके बिस्मार्क ने, बिस्मार्क ने भावी ऑस्ट्रिया व परसा युद्ध में तटस्थ रहने, तटस्थ रहने हेतु राजी कर लिया। साहब, ये भी इसकी कूटनीतिक विजय थी, राजी कर लिया। आगे देखिए, इटली को वेनेशिया दिलाने का आश्वासन देकर, इटली को वेनेशिया दिलाने का आश्वासन देकर अपने अपने पक्ष में कर लिया, पक्ष में कर लिया। प्रसा की मुक्ति, प्रसा की मुक्त व्यापार की नीति के कारण, प्रसा की मुक्त व्यापार नीति के कारण इंग्लैंड को भी अपने पक्ष में कर लिया। बिस्मार्क ने जर्मन संघ को समाप्त करने की घोषणा कर दी। बिस्मार्क ने जर्मन संघ को समाप्त करने की घोषणा कर दी। सेडोवा का जो युद्ध है, इस युद्ध को 7 सप्ताहों का युद्ध भी कहते हैं, युद्ध भी कहते हैं। और इस युद्ध के अंदर ऑस्ट्रिया की क्या होती है? हार होती है। और देखिए, प्राग की संधि कब की है? 23 अगस्त 1866 को परसा वर्सेस ऑस्ट्रिया के मध्य। इसके अंदर स्लेस्विग व हॉलस्टाइन परसा को मिले, स्लेस्विग और होलेस्टाइन किसको मिल गए? परसा को, परसा को मिले। वेनेशिया, वेनेशिया किसको मिला? इटली को मिला। गियर्स का कथन है, सेडोवा के मैदान में ऑस्ट्रिया की नहीं अपितु किसकी हार हुई? फ्रांस की हार हुई,
क्योंकि आगे चलकर फ्रांस के साथ में संघर्ष रहेगा। फ्रांस की हार हुई। देखिए दूसरा चरण है सेडोवा का युद्ध, 3 जुलाई 1866, पर्सा और ऑस्ट्रिया के मध्य। विजय किसकी होगी? पर्सा की। बिस्मार्क ने ऑस्ट्रिया को युद्ध से पहले क्या बना दिया था? मित्रहीन बना दिया था। फ्रांस का शासक नेपोलियन थर्ड से बियाटिज नामक स्थान पर बिस्मार्क भेंट करता है और भावी ऑस्ट्रिया और पर्सा के युद्ध में तटस्थ रहने को राजी कर लेता है। यानी फ्रांस है ये ऑस्ट्रिया और फ्रांस पर्सा के युद्ध में क्या रहेगा? नेपोलियन या फ्रांस है ये तटस्थ रहेगा। इटली को वेनेशिया दिलाने के बहाने अपने पक्ष में कर लिया। पर्सा जो है, पर्सा की मुक्त व्यापार नीति के कारण इंग्लैंड भी पर्सा के पक्ष में था। अब देखिए बिस्मार्क ने जर्मन संघ है इसको समाप्त करने की घोषणा कर दी। सेडोवा के युद्ध को 7 सप्ताहों का युद्ध भी कहते हैं। इस युद्ध के अंदर पर्सा की जीत होती है और संधि होगी प्राग की संधि। कब की है? 23 अगस्त 1866 को। किन किन के मध्य? पर्सा और ऑस्ट्रिया के मध्य। स्लेस्विग होलेस्टाइन किसको मिले? पर्सा को मिले। वेनेशिया किसको मिला? इटली को मिला। गियर्स के अनुसार कथन है गियर्स का, सेडोवा के मैदान में ऑस्ट्रिया की नहीं अपितु किसकी हार हुई? फ्रांस की हार हुई। आगे देखिए तीसरा चरण है, ये देखेंगे। तीसरा चरण है, ये देखें साहब। तीसरा चरण सेडोन का युद्ध। सेडान का युद्ध 1870, पर्सा वर्सेज फ्रांस। देखिए नेपोलियन थर्ड पोलैंड से लग्जमबर्ग खरीदना चाहता था, किंतु बिस्मार्क ने इस योजना को क्या कर दिया? विफल कर दिया। अब देखिए तात्कालिक कारण देखें तीसरे चरण का, तो है स्पेन के उत्तराधिकार का प्रश्न। 1868 में स्पेन के रिक्त शासन पर पर्सा के प्रिंस लियोपोल्ड को बैठाना प्रस्तावित हुआ, लेकिन फ्रांस ने इसका विरोध किया। विरोध किया और प्रिंस ने सिंहासन को अस्वीकार कर दिया। अब 5 जुलाई 1870 को फ्रांस ने पर्सा के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। दक्षिण जर्मन
दक्षिण जर्मन राज्यों ने पर्सा का साथ दिया। 1 सितंबर 1870 को सेडान के युद्ध में फ्रांस की हार हुई। फ्रांस की हार हुई। जनवरी 1871 को 18 जनवरी 1871 को वर्साय के शीश महल में बिस्मार्क ने एक दरबार का आयोजन कर विलियम प्रथम को जर्मनी का सम्राट घोषित कर दिया। अब है फ्रैंकफर्ट की संधि। आगे देखेंगे फ्रैंकफर्ट की संधि, पहले इसको देखते हैं। देखिए साहब, तीसरा चरण सेडान का युद्ध 1870 के अंदर पर्सा और फ्रांस के मध्य होगा, जिसमें पर्सा की विजय होती है। नेपोलियन थर्ड हॉलैंड से लग्जमबर्ग खरीदना चाहता था। इस योजना को बिस्मार्क ने असफल कर दिया। इस युद्धों का तीसरा चरण है, इसका तात्कालिक कारण देखेंगे। स्पेन के उत्तराधिकारी प्रश्न था। 1863 में स्पेन का राज सिंहासन रिक्त होने पर पर्सा के प्रिंस लियोपोल्ड को इस पर बैठाना प्रस्तावित हुआ, लेकिन फ्रांस ने इसका विरोध किया। 5 जुलाई 1870 के अंदर फ्रांस ने पर्सा के विरुद्ध युद्ध की क्या कर दी? घोषणा कर दी। जर्मन राज्यों ने पर्सा का साथ दिया। जर्मन राज्यों ने किसका साथ दिया साहब? पर्सा का साथ दिया। और 1 सितंबर 1870 को सेडान के युद्ध में किसकी हार होती है? फ्रांस की हार हो जाती है। यानी कौन जीतता है? पर्सा जीत जाता है। 18 जनवरी 1871 को वर्साय के शीश महल में बिस्मार्क ने एक दरबार का आयोजन किया गया और इसी दरबार के अंदर यहाँ का पर्सा का शासक विलियम प्रथम को जर्मनी का सम्राट घोषित कर दिया गया। अब है फ्रैंकफर्ट की संधि। देखिए फ्रैंकफर्ट की संधि। फ्रैंकफर्ट की संधि। फ्रैंकफर्ट की संधि फ्रैंकफर्ट की संधि है 10 मई 1871। 10 मई 1871 फ्रांस व जर्मनी के मध्य। अब पर्सा जर्मनी हो गया, फ्रांस व जर्मनी के मध्य यह संधि होती है। फ्रांस ने अल्सास व लारेन के प्रदेश जर्मनी को देने पड़े। नेक्स्ट देखिए, सेडान के युद्ध का तात्कालिक कारण है, यह है स्पेन का उत्तराधिकारी प्रश्न। सेडोवा के युद्ध का तात्कालिक कारण है जर्मन परिसंघ में सुधार का प्रश्न।
हेजन है, इतिहासकार हेजन, ये कहते हैं 1871 के बाद फ्रैंकफर्ट की संधि, फ्रैंकफर्ट की संधि यूरोप का रिसने वाला फोड़ा बन गया। यूरोप का रिसने वाला फोड़ा बन गया, ये हेजन का कथन है साहब। नेक्स्ट है इटली का जल्लाद। इटली का जल्लाद है, इटली का जल्लाद और जर्मनी का उत्पीड़क। इटली का जल्लाद और जर्मनी का उत्पीड़क जो है ये कौन था? ऑस्ट्रिया था। ऑस्ट्रिया था। जर्मन के आर्थिक सुधारों का जनक, जर्मन के आर्थिक सुधारों का जनक है, ये है फेडरिक लिस्ट। नेक्स्ट है नात्सियाल फरेन। नात्सियाल फरेन 1859 में स्थापित यह संस्था जर्मनी की प्रथम राजनीतिक संस्था थी। राजनीतिक संस्था थी। बिस्मार्क को गुप्त संधियों का जनक कहते हैं। बिस्मार्क के हाथों में 5 गेंद, 3 हवा में, 2 हाथ में। 5 गेंद कौन कौन सी? फ्रांस, रूस, इंग्लैंड, इटली, ऑस्ट्रिया। ये 5 गेंद हैं, ये बिस्मार्क के हाथों में बताई जाती है। फ्रैंकफर्ट की संधि 10 मई 1871 फ्रांस व जर्मनी के मध्य हुई। अब फ्रांस ने अल्सास व लोरेन के प्रदेश हैं, ये जर्मनी को देना स्वीकार कर लिया। सेडोन के युद्ध का तात्कालिक कारण था स्पेन के उत्तराधिकारी प्रश्न का मामला। सेडोवा के युद्ध का तात्कालिक कारण था जर्मनी परिसंघ में सुधार का प्रश्न। हेजन है, यह है फ्रैंकफर्ट की संधि के बारे में कहता है कि 1871 के फ्रैंकफर्ट की संधि यूरोप को रिसने वाला फोड़ा बन गया। इटली का जल्लाद और जर्मनी का उत्पीड़क कौन है? ऑस्ट्रिया है। जर्मनी के आर्थिक सुधार का जनक किसे कहते हैं? फेडरिक लिस्ट को कहते हैं। नात्सियाल फरेन 1859 के अंदर स्थापित यह संस्था जर्मनी की प्रथम राजनीतिक संस्था थी। बिस्मार्क को गुप्त संधियों का जनक कहते हैं। बिस्मार्क के हाथों में 5 गेंद कौन कौन सी? फ्रांस, रूस, इंग्लैंड, इटली और ऑस्ट्रिया। ये बिस्मार्क के हाथों में 5 गेंद बताई जाती हैं। तो ये प्रमुख जो बातें थी आपकी, ये इटली के एकीकरण के संदर्भ में थी। आने वाली क्लास के अंदर अपन नए टॉपिक पे बात करेंगे। धन्यवाद।